नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप बीएचसी इंडिया की इंटरव्यू सीरीज बात किताबों की देख रहे हैं। आज मेरे हाथ में जो एक किताब है, इस किताब का नाम है चींटी की अर्थी। यह एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं कौशलेंद्र। अगर कौशलेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो उन्होंने आईआईएम से दिल्ली से पढ़ाई की है और फिलहाल प्रसार भारती में काम कर रहे हैं। इस उपन्यास की कहानी ऑनर किलिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है। इसकी पूरी कहानी इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह एक ऐसी कहानी है जो पढ़ते हुए कई जगह आपको भावुक कर देती है और समाज के कई अहम सवालों को भी सोचने के लिए मजबूर करती है। तो आज हम लेखक कौशलेंद्र जी से उनकी इस किताब, इसे लिखने की प्रेरणा, इसकी कहानी और इससे जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं कौशलेंद्र जी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे तो मैं तो काफ़ी भावुक हो गया था। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जब आप किताब लिखने के लिए सबसे पहले आपने सोचा तो क्यों लगा कि आपको कि ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे को उठाना चाहिए किताब लिखते हुए? देखिए क्या है कि ऑनर किलिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जिसकी खबरें हम रोज पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल भी आपने पिछले 10-15 दिन में 3 ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जो जिनको मीडिया में कवरेज ठीक ठाक मिला। जैसे कि दिल्ली की घटना है, एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया और मारने के बाद उसके शरीर के 6 टुकड़े किए, 5 टुकड़े ट्रेन में एक बोरी में भर के बोगी में रख दिए और उसका सिर किसी नदी में फेंक दिया। एक घटना हम बांदा, शायद ईस्ट यूपी की कहीं की है घटना, तो वहाँ पे एक भाई ने, एक लड़की रहती है, उसने अपने मर्जी से शादी की थी और उसके भाई ने उसके पति की हत्या कर दी। एक घटना अभी उत्तराखंड में हमने देखी, एक दलित युवक था और अपनी दोस्त से मिलने गया था वो, तो उसके पैरों में कीलें ठोकी गई थी। ये 3 वो घटनाएं हैं जो लास्ट अभी 15-20 दिनों में घटी हैं और जिनको मीडिया कवरेज मिला है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऑनर किलिंग की और जिन पर कोई बात नहीं करता। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की घटनाओं को समाज की मौन सहमति होती है। और आपने सुना होगा कि जब कोई गांव में, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में इस तरह की बातें अक्सर होती हैं कि जब कोई अपने बच्चों की, बेटी की खासकर, जब ऑनर किलिंग कर देता है, हत्या कर देता है, तो जो हत्यारा होता है उसके परिवार की और उसका गुणगान किया जाता है कि देखिए उन्होंने अपनी बेटी मार दी क्योंकि वो गलत रास्ते पर चल रही थी। तो इस तरह से जब मैंने कई सारी घटनाएं ऐसी देखी, खबरों में देखी, अलग अलग जगहों पे देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करता है और एक मन में बेचैनी और अशांति सी पैदा हो गई कि आप अपनी मर्जी से किसी से प्रेम करते हैं, उसके साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे चुन नहीं सकते और अगर आप उसे चुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली जाएगी। तो बस वही बेचैनी का परिणाम है चींटी की अर्थी जो कि आपके हाथ में है अभी। जी, तो पहले भी ऐसे मुद्दों पे लिखा गया था किसी किताब में, उपन्यास में, उससे प्रेरित हुए कि आपने खुद ही सोचा कि इस पे उपन्यास लिखा जाएगा? ये जान के आपको बहुत दिलचस्प लगेगा कि हिंदी साहित्य में जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने ढूंढा है, कोई भी पूरी तरह से समर्पित किताब नहीं है जो कि ऑनर किलिंग पे लिखी हो। ऐसा हो सकता है कि किसी किताब का एक हिस्सा इसका जिक्र करे या फिर कोई एक कहानी हो, लेकिन पूरी तरह से समर्पित किताब अभी तक मैंने हिंदी में तो नहीं देखी है। और इसी वजह से जब मैं लिख रहा था तो क्योंकि मुझे डेटा भी चाहिए था और कुछ आइडिया चाहिए था, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ये दुख की भी बात है कि हमारा साहित्य इतना रिच है लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मुद्दे पर बात नहीं की गई। जी, और किताब की जो पृष्ठभूमि है वो इलाहाबाद की है। तो उससे क्या खास जुड़ाव रहा कि आपको लगा कि इलाहाबाद पे ही लिखते हैं, क्योंकि अभी तो आप दिल्ली में रह रहे हैं? देखिए, जब हम कोई कहानी, कोई किस्सा कहते हैं तो उसके लिए हम अपने आसपास की जगहों को और अपने शहर को, जहाँ हमने ज़्यादा वक्त बिताया होता है और जहाँ के समाज को हम बहुत गंभीरता से, गहराई से समझते हैं, वहाँ से ही हम कहानी उठाते हैं। कहते हैं कि हर कहानी किसी न किसी की आपबीती होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कहानी सच है, लेकिन मेरी कहानी समाज का सच है। और मैं इलाहाबाद में रहा तो उस शहर से मेरा जुड़ाव भी है और वहाँ के समाज को भी मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। तो इसीलिए मैंने इलाहाबाद को विषय चुना इस कहानी के लिए। हालांकि ये सिर्फ इलाहाबाद की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। आप चाहे साउथ में चले जाएं, चाहे नॉर्थ में, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, कहीं भी चले जाएं, पूरे देश का यही हाल है। और लोग अपने ही बच्चों को
अपनी पसंद से फैसले लेने पर मार देते हैं। जी। तो जो कैरेक्टर हमने देखा विनोद का है, प्रिया का है, जो खास खास लोग हैं शाहिद का है, जी। तो क्या मतलब ऐसे कैरेक्टर को आपने देखा भी था या फिर आपने पूरा मतलब अपने खुद सोच करके ऐसा लिखा, कैरेक्टर बनाया, गढ़ा आपने, जी, क्या आपने जी। देखा भी था ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को? जी, जाहिर सी बात है कि आप जो सवाल आपके मन में उठ रहा है, ऐसे सवाल कई बार मेरे पास आ चुके हैं। जी। अ, जितने भी बच्चे मारे जा रहे हैं ऑनर किलिंग में, जी। वो हर बच्चा, हर लड़की प्रिया है, हर लड़का विनोद है, जी। और ये बस फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जी। असल में ये सच्ची कहानी ही है ना। जी। तो चूंकि लिखते हैं तो हमें लिखने के लिए कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ते हैं। जी। तो वही फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन उसे फिक्शनल ना माना जाए, क्योंकि ये हमारे समाज का सच्चाई ही है। एक तरह से दर्पण है, जी। सच है। जब भी मैं मतलब किसी उपन्यास को देखता हूँ तो अक्सर क्या होता है कि कहानी शुरू होती है और लास्ट तक चली जाती है, लेकिन आपकी किताब में जो आपने अलग अलग चैप्टर में इस तरह से बांटा है पूरी किताब को, जी, जी। आशियाना, बिल्लू, जेहन में आग, संस्कार में क्षरण, तो इसका क्या उद्देश्य था कि मतलब अलग अलग चैप्टर को अलग अलग नाम दिया जाए, या थोड़ा सा यूनिक था हमारे लिए भी? जी, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग चैप्टर्स में मैंने किताब को बांटा हुआ है, जी। ये एक्चुअली जब भी ऑनर किलिंग होती है जी। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को समझाने के क्रम में मुझे समझ आया कि, और दूसरा, जब हम कहानी को लिखते हैं तो पहला तो एक मैं उस पूरे प्रोसेस को समझाना चाह रहा था कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं के लिए सोसाइटी, फैमिली, और जो पूरा इवन कुछ मामलों में हमारा जो शासन प्रशासन भी किस तरह का माहौल बिल्ड कर देता है, उसको समझाने के लिए मुझे उसको चैप्टर्स में बांटना पड़ा। और दूसरा जो इसका कारण था वो ये था कि मैं नहीं चाहता कि पाठक पढ़ते हुए कंफ्यूज हो। मैं स्पष्टता रखना चाह रहा था पूरी किताब में। हालांकि ये कठिन होता है कि आप किताब को हिस्सों में बांटें, अलग अलग चैप्टर्स में बांटें, लेकिन उसको मैंने बांटा, और बांटते हुए मैंने ये भी ध्यान रखा कि विषय को जिस तरह से मैं बांट रहा हूँ, जिस तरह से आगे लेके जा रहा हूँ, कहानी में उसमें जो अंश हैं, जो कहानी है, वो भी वैसे ही चले। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें आशियाना जो किताब का चैप्टर है, उसमें मैंने बात की है कि किस तरह से जो विनोद है कैरेक्टर, वो शहर में आता है और अपने लिए आशियाने की तलाश में और घर ढूंढता है रहने के लिए। आगे आप संस्कार चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक संस्कारों को लेके समाज में एक माहौल बनाया गया कि कौन कौन सी चीज़ें संस्कारों के मानक में, खांचे में फिट बैठती हैं। एक चैप्टर है संस्कार में क्षरण, उसमें मैंने ये बताया कि जो समाज के बनाए हुए मानक हैं, तयशुदा, जो उनका खांचा है, उस खांचे से अलग हटकर जब कोई काम करने की कोशिश करता है या जाने की कोशिश करता है तो उसको संस्कार में क्षरण मान लिया जाता है। ऐसे ही आज़ादी चैप्टर, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है, जिसमें एक औरत के लिए, एक महिला के लिए आज़ादी के मायने क्या होते हैं, उस पर मैंने बात की है। तो इसी तरह से मैंने पूरी किताब को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास किया है और बाद में कंक्लूड किया है। अच्छा, यह चीज़ एक रीडर के तौर पे हमें भी काफ़ी अच्छी लगी है चीज़, क्योंकि मतलब सिर्फ हम अपने नज़रिए से ना देखें, सामने वाला जो पाठक है, जो अभी पढ़ना शुरुआत किया है, तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग चैप्टर के हिसाब से बांटने से ये काफ़ी आसान हो जाता है सामने वाले के लिए भी। ताकि अगर मान लीजिए जैसे हम ही पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे तो हमारे लिए आसान हो जाता था। चाहे यह चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अब अगला चैप्टर या अगला चैप्टर या है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और किताब पढ़ते हुए मुझे कई लाइन ऐसी दिखी जिसमें आपने मतलब काफ़ी मतलब छोटे छोटे लाइनों में भी आपने काफ़ी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। तो कुछ मैंने हाईलाइट कर लिया था लाइन। तो जैसे एक लाइन था, और उसमें लाइन में के बाद हमारा सवाल भी है, पहले लाइन में पढ़ता हूँ कि बद्री रात पूरे मोहल्ले में छाती तान के चलते, जब कोई कह देता कि आपकी नातिन तो महीनों से घर से नहीं निकलती। तो मतलब इसमें हमारा वही सवाल कि किस तरह से समाज में एकदम हवा बना लिया गया है कि अगर आपकी घर की बच्चियां बाहर नहीं निकलती, वो गर्व का विषय हो जाता है लोगों के लिए। तो मतलब क्या समाज में, मतलब जब आप लिख रहे थे तो आप किस तरह से उस चीज़ को फील किए, क्या आपने देखा, कैसे देखा? देखिए,
ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इसको जी। लेके मैं आप भी जिस समाज से आप आते होंगे, जिन लोगों के बीच से आप आते होंगे, जी लगभग मैं भी वैसे ही समाज, वैसे ही लोगों के बीच से आता हूँ। जी तो मैंने देखा है कि लोग इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि उनकी बेटी को देखो, कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, और उस लड़की के घर से बाहर ना निकलने को गर्व का विषय बना दिया जाता है। जी उनको ये नहीं पता है कि आप एक लड़की का जो संसार है उसको सीमित कर दे रहे हैं। जी। अभी हाल फिलहाल एक मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था कि जो राइटर्स हैं, पुरुष राइटर और महिला राइटर्स की बात की जा रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि एक पुरुष राइटर महिलाओं को कैसे देखता है और महिलाएं जब खुद को लिखती हैं तो कैसे लिखती हैं। जी मैंने इसको लेके सोचा हुआ था कि क्योंकि जब मैं लिख रहा था, जैसे आज़ादी चैप्टर में मैंने जी। काफ़ी जिक्र किया हुआ है, वहाँ पे जब मैं इसको लिख रहा था तो मैं एक तरह से महिला ही बन गया। मैंने देखा कि अगर एक औरत के तौर पर मुझे बंदिशों में रखा जाता है, मेरी आज़ादी को सीमित किया जाता है, और यहाँ तक कि मैं अपने छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी अपने परिवार और दूसरे लोगों पर, पुरुषों पर खासकर अगर निर्भर रहता हूँ, तो उसके लिए आज़ादी के मायने क्या होते हैं, मेरे लिए घर से सामने वाली दुकान तक जाने के मायने क्या होंगे। जी तो मैंने लिखते हुए उस पीड़ा को महसूस करते हुए, कहते हैं ना कि हम जो लिख रहे होते हैं, जैसे हम फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टर जो उसमें निभाते हैं, तो वो कैरेक्टर कोशिश करता है कि वो खुद में वो कैरेक्टर बन जाए व्यक्ति। तो मैंने भी लिखते हुए वही बनने की कोशिश की जी जी जो है। इवन जब मैं लास्ट में जो मर्डर वाला सीन है, उसमें हत्या वाला सीन है, जी तो मुझे उस वक्त बद्रीनाथ बनना पड़ा, मुझे उस वक्त डुग्गा बनना पड़ा। तो एक लेखक के लिए भी बहुत पीड़ादायक जी। होता है, हम उस दर्द से गुजरते हैं जो किताब में किरदार सह रहे होते हैं। जी मतलब आजकल या जब भी आप लिख रहे होंगे, लिख रहे थे और आज भी, जैसे लव जिहाद जैसी शब्दों का प्रचलन काफी बढ़ गया है, खासकर जी। कुछ सालों में, लेकिन फिर भी आपने लिखते हुए मतलब प्रिया के संग शाहिद को दिखाया है। जी और काफी मतलब जब भी लिख रहे होंगे आप तो क्रिएटिविटी के साथ ऐसे दिखाया कि शाहिद और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, जी और लेकिन जो समाज में फैलता है, अफवाह फैलता है, वो विनोद और प्रिया के नाम को लेकर फैल जाता जी। है। लेकिन फिर भी आपने शाहिद को एक प्रेमी के तौर पे काफी सफलतापूर्वक दिखाया भी है कि कितना अच्छा प्रेमी बनता है, और आखिरी में तो उसने मतलब वो भी जान दे देता है प्रिया के लिए। तो आप उस लव जिहाद वाले मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जो आपने किताब में लिखा वो तो काफ़ी पॉजिटिव ले गए हैं, और काफ़ी हमें लगता है कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से कुछ चीज़ें लव जिहाद में बदल दिया जाता है। तो आप लव जिहाद जैसी चीज़ों को आज कैसे देखते हैं इस समय? देखो, वैसे तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, इनको मैं सिरे से खारिज नहीं करता हूँ, और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जब शाहिद का मैंने जिक्र किया तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक मुसलमान को मैं कैरेक्टर में लेके आ रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि अगर प्रिया के घर वालों को ये पता चलेगा कि जिससे वो प्रेम करती है वो एक मुसलमान है, तो फिर जो अंत प्रिया का हुआ उससे और ज़्यादा कितना नृशंस तरीके से अंत हो सकता है, ये मैं सोच रहा था कि वो लोग कितना बुरा कर सकते हैं उसके साथ। और जहाँ तक लव जिहाद की बात है तो ये तो होता है, लेकिन ये उतना डोमिनेट नहीं करता है जितना कि मुद्दा बनाया जाता है, फिल्में बनाई जाती हैं उनको लेके। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं होती है। जी एक कैरेक्टर है उसमें, राष्ट्रवाद चैप्टर आपने पढ़ा होगा। हाँ। तो राष्ट्रवाद चैप्टर में आजकल जिस जिहाद के बारे में, लव जिहाद के बारे में जो बात होती है वो मीडिया का लव जिहाद है, जो व्यापक स्तर पर जिस पर बात हो रही है। और आप इस तरह की बातें करके, प्रेम एक ऐसा विषय है, मैं तो बहुत छोटा हूँ इस पे बात करने के लिए। प्रेम तो एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत लिखा गया है, बोला गया है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई बंदिशें नहीं होती हैं। तो वो ये थोड़ी ना देखेगा कि अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ तो सामने हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या सवर्ण है। प्रेम की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, यहाँ तक कि कोई लिंग भी नहीं होता। तो बस इसी तरह के विचार थे लिखते हुए। मुझे लगता है कि जो ऑनर किलिंग जैसे मतलब जो घटनाएं होती हैं उनमें फैमिली के ऊपर जो दबाव होता है, फैमिली की गलती तो है, उसमें हम यह नहीं कर रहे कि उसकी गलती नहीं है, उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जो समाज
की गलतियां होती जो समाज थोपता है। जैसे आपने एक लाइन लिखा था जी कि मिश्रा जी की बेटी तो एक पीटी उषा निकली और लगता है दूसरी उससे तेज भागेगी। हम्म। तो मतलब इस तरह का समाज के दबाव को कैसे देखते हैं आप? समाज का दबाव तो होता है। अगर ये ऑनर किलिंग जो होती है, जी। क्यों होती है? जब बद्रीनाथ से मोहल्ले के लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ के बारे में कि देखो बद्रीनाथ की बेटी महीनों महीनों घर से नहीं निकलती है, तो बद्रीनाथ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी। इसी गर्व को महसूस करने के लिए तो वो बंदिशें लगाते हैं, इसी गर्व को महसूस करने के लिए बंदिशें लगाते हैं। और जब वो गर्व टूट जाता है और वो बोलें कि देखिए बद्रीनाथ की बेटी को देखिए या पोती को नातिन को देखिए कि वो जो है घर से निकल के वहाँ अकेली जाके और सामान खरीदने जाती है, कोई नज़र नहीं रखता उस पर, कोई बंदिश नहीं है, तो वो बद्रीनाथ के लिए एक तरह से बेइज्जती का विषय होगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समाज इतना बड़ा बना देता है कि सामने वाले को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। समाज क्या है? समाज हमेशा अ, इस ताक में रहता है कि कैसे आपको शर्मिंदा किया जाए। जी। ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई उसका वो नहीं होता है कि योगदान नहीं होता है, लेकिन हाँ वो आपको कैसे शर्मिंदा करे इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और जितनी भी हत्याएं होती हैं, लेकिन सिर्फ समाज की बात नहीं है ये कि जितनी भी हत्याएं होती हैं ऑनर किलिंग में, उसमें जी। ये परिवार तो सबसे छोटी इकाई है और आखिरी इकाई है इसकी। दूसरी इकाई समाज है और तीसरी इकाई हमारा शासन प्रशासन भी होता है इसमें। जी। ठीक है, मैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड चला, मैं तो इस नाम के ही बहुत खिलाफ हूँ। जी। आप रोमियो को आप लोग पढ़े होंगे, है ना? रोमियो क्या है? रोमियो कैरेक्टर, रोमियो कोई नेगेटिव कैरेक्टर है क्या? आप मतलब रोमियो एक वन वुमेन मैन जिसने अपनी जान दे दी प्रेम में, और आपने उसके नाम को उठा के उन लोगों के लिए यूज किया जो कि सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस नाम के खिलाफ हूँ। फिर जब इस नाम को यूज किया गया और जिस तरह का माहौल बना जिसमें भाई बहन भी साथ घूम रहे हैं, तो उनको भी रोमियो और वो बोल दिया जा रहा है, तो हमें पता नहीं लगता है, ठीक है, लोगों को पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे भी इम्पैक्ट डालती हैं और हमारे दिमाग में एक लड़की और लड़के को देखने के नजरिए को बदल देती हैं और फिर उनके प्रति हेट पैदा होती है। तो मैं इस तरह की घटनाओं में, ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं में, सिर्फ इसी को, परिवार को ही एक इकाई नहीं मानता हूँ। इसको समाज, शासन प्रशासन, ये भी एक इकाई होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ या समाज में ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं कि लड़कियां खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ या अपनी ही आज़ादी को ख़त्म करने वाली चीज़ करने लगती हैं। जैसे कि आप चेतना की बात करें, चेतना की बड़ी बहन एक दलित लड़के के साथ समाज में फैला दिया कि भाग गई, और भागना क्या, वो अपनी ज़िंदगी जीने गई, लेकिन समाज ने जैसे भी उसको वही पीटी उषा बना दिया, जो भी बना दिया। तो एक जगह लाइन है कि चेतना ने खुद से वादा किया वो अपने माँ बाप का सिर नहीं झुकने देगी। उसे ऐसी आज़ादी की तलब नहीं है जिसमें उसे खुला आसमान मिले और उसका परिवार शर्मिंदगी की दीवारों में खुद को कैद करके आजीवन सिर झुकाकर रहे। ऐसी बेशर्म आज़ादी मेरी बेहया कलंकित बहन को मुबारक। तो किस तरह से, जिस तरह से समाज ने बताया कि उसकी बहन कलंकित है, बेहया है, और फिर क्या हुआ कि चेतना के मन में भी वही चीज़ें आ गई कि अच्छा मेरी बहन ने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना है। और तो मतलब मैं कंपेयर कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था किताब, तो मैं सोच रहा था कि वही चेतना के लिए क्या था, चेतना या उसकी बहन या प्रिया, जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि परिवार की शर्मिंदगी, और एक चीज़ है कि आप अपने मतलब जिसके साथ आप जीवन यापन करना चाहते हैं, जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि वो शर्मिंदगी कितनी बड़ी है। क्या शर्मिंदगी इतनी बड़ी है कि आपकी बेटी की जिंदगी समाप्त कर दे रहे हैं आप? तो मुझे वो सोचने के लिए मजबूर किया। ये सवाल तो मैं भी किताब में पूछ रहा हूँ ना। किताब, हाँ, जो मेरी पूरी ये जो किताब है आपकी, जो चीटी की अर्थी है, ये पूरी किताब यही सवाल तो उठा रही है कि क्या अपनी पसंद से चुनने की आज़ादी इतनी बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि आप किसी लड़की की, उसके प्रेमी की जिंदगी छीन लें। और जहाँ तक आपका सवाल है जो चेतना को लेके है कि चेतना खुद एक स्त्री होके इस तरह की बातें कर रही है, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं, गालियां दे रही है, अपनी बहन को गालियां। जब आप एक परिवार में होते हैं, फैमिली सिस्टम में होते हैं, तो
आपका लगाव सिर्फ अपने प्रेमी से ही नहीं होता है ना, आपका अपने माँ बाप से भी लगाव होता है। जी और जब चेतना की बहन जब भाग गई और उसके परिवार के साथ जो हुआ, जी समाज ने जिस तरह से उनको अलग थलग कर दिया और जिस तरह के ताने उनके माँ बाप ने सुने, और हर रोज जिस तरह की चीज़ों से चेतना के माँ बाप गुजरते थे, जी वो चेतना ने देखा, पूरी जिंदगी देखा। जब उसे पता चला कि जिन चीज़ों से, जिस पीड़ा से उनके माँ बाप गुजर रहे हैं जी और जो उनका व्यवहार है उसके पीछे का कारण क्या है, जी तब उसे ऐसा लगा कि उसकी बहन ने बहुत बुरा किया। उसकी बहन जब गई तो उन्हें एक बार माँ बाप की तरफ भी देखना चाहिए था। जी लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण तो वही है ना, रूढ़िवादिता, जो नकारात्मकता प्यार को लेके, प्रेम को लेके, चुनने की आज़ादी को लेके हम लोगों के बीच है। तो हम चेतना को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। उसको अपने माँ बाप से तो प्यार होगा ना, और वो अपने माँ बाप की पीड़ा अगर देख रही है और उसको जिम्मेदार अगर वो मान रही है कि उसकी बहन इसके लिए जिम्मेदार है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि उसको अपने माँ बाप से भी लगाव था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बहन गलत थी। ये हो सकता है कि उसकी बहन के जाने से उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी बहन गई क्यों? उसकी बहन गई इसलिए क्योंकि उनको पता था कि उनके पिता या उनकी माँ नहीं मानेंगे कभी शादी इस के बात लिए। के लिए राजी नहीं होंगे कि जो जिनको हम पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, वो दूसरी जाति का है और उससे विवाह करा दिया जाए। जी और हम तो दूसरी जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अपनी पसंद से अगर कोई लड़की अपनी ही जाति में भी शादी करने की कोशिश करती है तो वहां भी ऑनर किलिंग हो रही है। तो हम इतने डीप रूटेड ये चीजें हो चुकी हैं और इन पर कोई बात नहीं करता है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है। और मोटे तौर पे देखा जाए तो विनोद और प्रिया को ब्राह्मण ही दिखाया गया, ज़्यादा तो संभावना ये जो शर्मा है, मतलब कंफ्यूज किया गया, मतलब उसमें कंफ्यूजन था कि वो विनोद ब्राह्मण है कि नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शायद ब्राह्मण ही था उसमें भी। मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आपके जो कैरेक्टर हैं वो हाँ। ब्राह्मण क्यों हैं? तो मेरा ये कहना है इस पे कि जो जाति व्यवस्था है जी उसका संरक्षक खुद को कौन मानता है? तो जो खुद को जाति व्यवस्था का संरक्षक मानता है और जो चाहता है कि ये जाति व्यवस्था उतनी ही गहराई से बनी रहे जितनी गहराई से हजारों सालों से चली आ रही है, जी तो फिर उसके जो बुराइयां हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी, अपने सिर लेना होगा। जी तो इसलिए मैंने इन कैरेक्टर्स को जी इस जाति से जोड़ा। एक चैप्टर है गुलाबी संविधान, मतलब जी। पढ़ने में काफी अच्छा लगा, और जिस तरह लास्ट में आपने लिखा है कि संविधान के अंदर गुलाब को रख करके, तो आपको कैसे लगा? मतलब यह शब्द कहाँ से आया? आपने खुद क्रिएट किया या कहीं से आपने लिया हुआ है गुलाबी संविधान? मतलब सुनने में काफी अच्छा लगता है। गुलाब जो है ना, हमारा गुलाब का फूल जो होता है उसे हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं, है ना। और संविधान जो है वो हमें आज़ादी देता है, चुनने की आज़ादी देता है, प्रेम करने की आज़ादी देता है और अपने अपने अधिकारों के बारे में बताता है। तो बस यही था, हमने दोनों प्रतीकों को एक साथ कर दिया और संविधान गुलाबी हो गया। शब्द भी काफी अच्छा है, गुलाबी संविधान। हाँ। और एक चैप्टर में तांडव चैप्टर था, उसमें हमने एक लाइन पढ़ा था कि प्रेम कहानी ही रहे तो अच्छा है, कथाओं में रहे तभी अच्छा है, पवित्र है, असल जिंदगी में प्रेम से बड़ा अपराध कोई और नहीं। जिस तरह से मतलब इस कहानी में भगवान शिव और पार्वती को दिखाया गया है कि प्रेम, जब शिव पार्वती मिलते हैं तो कितना सब लोग खुश हो जाते हैं। जी जी। लेकिन असल जिंदगी में जब दो प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं तो समाज में मतलब समस्या समाज को हो जाती हैं। हाँ, इस तो पे मैं बोलना यह चाहूँगा। लिखते हुए कैसे आपने क्या सोचा था? ये इस पे तो मैं बहुत तीखी बात बोलना चाहूँगा कि हम बहुत दोगले लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा जो समाज है ना, बहुत ज़्यादा दोगला है। और दोगले की हद ये है कि हम जिन्हें ईश्वर मानते हैं और वो भी अपनी पसंद से गैर जाति, गैर समुदाय में जब शादी कर रहे हैं तो हम वहाँ वाह वाह कर रहे हैं। और जब हम लोग आपस में अपनी पसंद से, अपने हिसाब से अपने प्यार को, अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार लेना चाहते हैं तो हम आह आह करने लगते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमें सुख मिलता है और दूसरी तरफ हमें पीड़ा होती है। तो हम खुद इतने ज़्यादा दोगले हैं कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा भगवान जो हमसे जो कर रहा है वो सही है या हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो हमने भगवान को भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने ये किया है, भगवान ऐसा चाहते हैं। तो भगवान तो चाहते हैं ना कि आप
करो, अपनी पसंद से शादी करो, अपने पसंद के लोगों को चुनो, बिल्कुल। अपने अधिकारों के बारे में जानो। सती मैया की कहानी और भगवान शिव की जो कहानी, पार्वती की जो कहानी, वो क्या है? यही कहानी है। तो उस कहानी को जब मैंने, इस लाइन को जब मैंने इसमें रखा, तो मैंने समाज के दोगलेपन को ध्यान में रखा कि समाज कितना दोगला हो सकता है, कि कथाओं में, किस्सों में, कहानियों में, भगवान की कहानी में हम दूसरी जाति, धर्म, मतलब इस तरह की शादी का जिक्र देख रहे हैं, लेकिन समाज में हम वो नहीं देख सकते। तो ये दोगलापन ही है। सही कहा। जैसा कि मतलब इंटरव्यू से पहले जब बातचीत हुआ था आपसे, तो जब मैंने कहानी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो एक लाइन था, जब मैं पढ़ते हुए खुद ही रोने लगा था उस लाइन को, क्योंकि मैं उस शब्द को फील कर रहा था। मैं फील कर रहा था किस तरह से प्रिया के घर वाली प्रिया को कितना मतलब जानते हैं, कितना मानते हैं उसको, और उसके दादाजी कितना मानते हैं। लेकिन जब वैसी फैमिली को हम इमेजिन कर लेते कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं, जब उतने क्रूर बन जाते हैं। जैसे एक लाइन था जो जहाँ तक मैंने बताया था कि मैं जब पढ़ के रोने लगा, तो एक लाइन है, बद्रीनाथ ने बेरहमी से प्रिया के घुटनों पर अपना पैर रखा और दोनों हाथों का जोर लगाकर प्रिया के घुटने मोड़ दिए, हड्डी टूटने की आवाज आई। तो यह इतनी क्रूरता कैसे आ जाती है लोगों के मन में? आपको ये जो पूरा दृश्य है, इसमें आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा ना कि ये गलत दृश्य है? ऐसा नहीं होता है। नहीं लगा ना? काफी नॉर्मल हमें लगा कि जिस तरह से मतलब जो कहानियां भी आती हैं, जो कहानियां तो गलत है, जो पेपरों में आती हैं, जो सही घटनाएं होती हैं, यह तो शायद इससे भी क्रूर घटनाएं होती हैं। ये जो हड्डी टूटने वाला जो है, पैर रखे, दिल्ली की ही घटना है। आज से शायद 2-3-4 साल पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। एक माँ बाप ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, और जब उसको मारा तो उसकी लाश को उन्हें ठिकाने लगाना था। अब देखो, आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग जाए कि यार मैंने अपने बच्चे को मार दिया जी, और आपको पश्चाताप हो जाए। आप शायद कहें कि अब मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, मैं सज़ा का हकदार हूँ। लेकिन इस तरह के मामलों में हम देखते हैं, जब उसकी हत्या कर देते हैं अपने बच्चे की, उसके बावजूद ये लोग और ज़्यादा क्रूर होते जाते हैं जब उनकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। तो मैंने दिल्ली में एक खबर देखी थी, पढ़ी थी, उसमें माँ बाप ने अपनी बच्ची को मार दिया। वो कुछ 20-21 साल की बच्ची थी, और उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना था उनको, और उनके पास एक सूटकेस था। उसकी हाइट अच्छी रही होगी लड़की की, तो बड़ा सा सूटकेस था, लेकिन वो उसमें फिट नहीं आ रही थी उसकी लाश। तो जब उनको उसकी लाश को सूटकेस में फिट करना था, तो उस लड़की के बॉडी के जॉइंट्स पे पैर रख के उन माँ बाप ने उसके शरीर को तोड़ा ताकि उसको फोल्ड किया जा सके और उसके बाद उस सूटकेस में उसको रखा जा सके। तो हमारे जो सो कॉल्ड समाज के गर्व के भाव से सीने में भरे हुए जो माँ बाप हैं, जो कि अंतर्जातीय विवाह या अपनी पसंद से चुनने की आज़ादी का विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं इतने ही क्रूर हैं कि जब उनके बच्चों पर आएगी तो हो सकता है कि वो इतने ही क्रूर हो जाएं। मतलब यह चीजें सोच से परे चली जाती हैं। जब हम तो जब पढ़ ही रहे थे तो नहीं, मतलब मैं नहीं मानता वो कैसे सोच से परे चली जाती है। हम तालिबान की बस सोच इमेजिनेशन में लाते हैं कि तालिबान कितना खतरनाक होगा, देखिए गोली मार देता है, ये कर देता है। हम बहुत ज़्यादा घटिया और क्रूर समाज के बीच रह रहे हैं। अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया, उत्तराखंड में एक 18-19 साल का लड़का था, उसकी खूब पिटाई लगाई पहले सरियों से, उसके बाद उसके तालू में कीलें लगा के फिर हथौड़े से ठोका गया, उसकी हत्या जब की गई उससे पहले। तो आप सोच सकते हो किसी को आप कितना दर्द देना चाहते हो, क्योंकि उसने किसी की बेटी को पसंद कर लिया है, या कि कोई लड़की जिसको मारा जा रहा है वो किसी और लड़के को पसंद करती है। तो ये बहुत बड़ा सच है। ये ऐसा नहीं है कि हम सोच से परे है, बिल्कुल नहीं है। हम इतने ही बुरे हैं और इतने ही बुरे समाज के बीच रह रहे हैं। आप अपने आसपास ये चीज़ें देख सकते हो, कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आसपास नहीं दिख रहा है तो आप अखबार खोल लीजिए, उसके पन्ने पलट दिए, आपको रोज़ इस तरह की खबरें दिख जाएंगी। गूगल करिए, आपको रोज़ इस तरह की खबरें दिख जाएंगी। हम बहुत घटिया लोगों के बीच रह रहे हैं। किताब का नाम चींटी की अर्थी है, उसी से जुड़ा हुआ एक लाइन था, और नाम के पीछे का क्या उद्देश्य रहा मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन एक लाइन था, आपने लिखा था
कि बिल्लू मासूमियत से बद्रीनाथ के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहता है, बाबा के पैर से कुचलकर चींटी मर गई, मुझे उसकी लाश को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति देनी है, मुझे चींटी की अर्थी बनानी है। मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझाइए कि क्या उद्देश्य था और नाम आपने क्यों रखा चींटी की अर्थी, और ये लाइन कहना क्या चाहती है। जी, ये लाइन है कि बिल्लू मासूमियत से बद्रीनाथ के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहता है, बाबा के पैर से कुचलकर चींटी मर गई है, मुझे उसकी लाश को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति देनी है, मुझे चींटी की अर्थी बनानी है। मैं यहाँ पे मासूमियत को दिखाना चाह रहा था कि एक जो लोग मासूम होते हैं ना, उनमें संवेदनशीलता होती है, जिनमें मासूमियत नहीं होती उनमें संवेदनशीलता नहीं हो सकती। और यहाँ पे मैंने मासूमियत के लिए एक बच्चे के कैरेक्टर को रखा है जिसका नाम बिल्लू है। और आप देखते होंगे जो इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं, उनके जहन से, उनके मन से, उनके चेहरे से मासूमियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और उसी मासूमियत को दर्शाने के लिए मैंने इस लाइन का जिक्र किया और इस बच्चे को एक कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पे रखा है। दूसरा, चींटी की अर्थी किताब का नाम मैंने क्यों रखा है उस पर मैं आना चाहूँगा। तो जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे पैरों से कुचल के चींटी मर जाती है और हम देखते भी नहीं है, कहीं हमें पता होता है कि चींटी कुचल के मर गई है, लेकिन हम उसकी ओर देखते भी नहीं और चलते चले जाते हैं। उसके मरने पे हमें कोई दुख नहीं होता, हम शोक नहीं मना रहे होते हैं। वैसे ही जब ऑनर किलिंग होती है ना सोसाइटी में, तो ऑनर किलिंग वाले मामलों में, ज़्यादातर मामलों में लोग जो मरता है ऑनर किलिंग में, उसको लेकर कोई संवेदना नहीं रखते अपने अंदर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की ज़िंदगी चली गई, बल्कि लोग ये कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी लड़की मारी गई है जो गलत रास्ते पर चल रही थी। गलत रास्ता क्या है कि वो किसी से प्रेम करती थी, उसने किसी को अपनी मर्जी से चुन लिया, बस ये है। और जब वो मर जाते हैं तो ना उनका कोई जिक्र करता है, इवन कई बार उनकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। तो बस यही सोच के उनको चींटियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और यही सोच के मैंने इस किताब का नाम चींटी की अर्थी रखा। वाह। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस इंटरव्यू को आपने देखा है तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है बातचीत में हम लोग इस किताब का 2-4% भी नहीं बता पाए हों, या आप फील नहीं कर पा रहे हों कि इस किताब में कितना कुछ लिखा हुआ है। तो आप इस किताब मतलब इस इंटरव्यू को देख चुके हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आप इसको कहीं भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, किसी दुकान पे मिल सकता है। अगर आपको ये किताब कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको हमारी बीएचसी इंडिया की फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी में आपको ये किताब मिल जाएगी। तो आप ज़रूर पढ़िए, और जो भी आपके विचार हों तो आप राइटर को लिख सकते हैं, हम लोगों को कमेंट में बता सकते हैं, या हमें मैसेज कर सकते हैं। तो कौशलेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, और इस किताब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे सच में किताब हमने तो नहीं पढ़ा, और ऐसे मुद्दों पे किताबें लिखी भी नहीं जा रही हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी जैसे ऐसे सोशल मुद्दों पे लिखते रहिए। जी हाँ, मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो अपने रीडर्स हैं या जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम उनको बहुत कंफर्टेबल विषय देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फील गुड महसूस कराएं, कुछ धरती, पेड़, पहाड़, समंदर, फूल, पौधों की बात कर दें और वो खुश हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य जो है ना वो समाज का दर्पण होता है, और हम उतनी ही कटाक्ष भरी भाषा में और बहुत तीखी टिप्पणी करते हुए समाज की जो बुराइयां हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात नहीं हो रही है उनको लिखें। और एक लिखने वाला, मैं साहित्यकार तो अभी अपने आप को कहना बहुत गलत बात होगी, मैं तो अभी नया लड़का हूँ, कहानी थी मेरे जहन में, वो लिख दी, लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है, और जो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के विषयों पर मौन न रहें, और धरती, पेड़, पहाड़, समंदर, फूल, पत्तियों पर लिखते रहें, बहुत ज़रूरी है वो भी, लेकिन इस तरह के विषयों पर भी लिखें, ये मैं चाहता हूँ। और अच्छी मैं भी लिखूंगा, आगे भी लिखता रहूँगा। तो आज का इंटरव्यू हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कौशलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए किताब। तो हम मिलते हैं अगले किसी बात किताबों की इंटरव्यू सीरीज में किसी और लेखक के साथ। धन्यवाद।